हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सेशन लेके आया हूँ। और मैंने कोशिश की है कि उन सभी पोर्शंस को हम टच करें न्यूमेरिकल्स में जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल्स पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं। और जितना मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये किस तरीके से हो रहा है और कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अ बैच रिएक्टर इज इनोक्यूलेटेड विद 1 gram per liter biomass. Under these conditions, cells exhibit a lag phase of 30 minutes. If specific growth rate in lag phase is 0.00417 per minute, the time taken by the biomass to increase to 8 gram per liter is। अब देखिए सबसे पहले कि जो भी बायो प्रोसेस का आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप नोट कर लें कि आपके पास क्या क्या गिवन है और आपको पूछा क्या जा रहा है। इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन तक पहुंचने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं बायो प्रोसेस में। तो हमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है, वो उस तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनोकुलम है बायोमास का, जो बायोमास इनिशियल बायोमास है, जो इनिशियल बायोमास है वो दिया हुआ है 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है जी, 1 ग्राम पर लीटर बायोमास दिया हुआ है। और इसी कंडीशंस में जो लैग फेज में जो टाइम लग रहा है, लैग फेज में जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो है 30 मिनट्स। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है टाइम टेकन। हमें क्या दे दिया गया है कि बायोमास, फाइनल बायोमास कितना पहुंच जाए, 8 ग्राम पर लीटर पहुंच जाए। इनिशियल बायोमास दे दिया है 1 ग्राम पर लीटर। लैग फेज में जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट्स दे दिया हुआ है। और जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है जैसे जिसको आपको पता है म्यू से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 0.00417 पर मिनट। तो यहाँ पे म्यू भी हमें दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.00417 पर मिनट। तो ठीक है, तो इसको कैलकुलेट अगर करना है तो आपको पता है एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है, यूज़ होता है, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं, बताते भी हैं इसको। तो वो क्या है, म्यू इज़ इक्वल्स टू, आपको आइडिया होगा, म्यू इज़ इक्वल्स टू 1/टाइम यानी कि टी, एल एन एक्स बाय एक्स नॉट। एक्चुअली ये क्या होता है, ये n/n0 के फॉर्म में होता है, ये n/n0 के फॉर्म में ओरिजिनल फार्मूला है। लेकिन आप जानते ही हैं कि ये n तो है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स को आप रिप्लेस करके बायोमास को भी तो लिख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू अगर हम करना चाहें तो 1/t हो जाएगा और ln हो जाएगा। और यहाँ पे n की जगह पे आप x लिख दीजिए, अपॉन x0 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे x0 क्या हो गया, जो इनिशियल बायोमास कंसंट्रेशन था, x0 क्या हो गया, इनिशियल था, इनिशियल बायोमास। और आपका x क्या है, फाइनल बायोमास, फाइनल। ये दोनों कंसंट्रेशंस हैं, याद रखिएगा, दोनों ही कंसंट्रेशंस हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने चलें तो क्या हो जाएगा, 1/, अगर हम इसको म्यू को इस साइड लेके चले आएँ और टी को उधर लेके चले जाएँ तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 1/म्यू ln x/x0। तो यही तो हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमको t निकालना है, आपको पता ही है कि हमको t निकालना है और म्यू हमें गिवन है। तो इसको अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो ये 1/ कितना हो जाएगा, 1/म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.00417
417 और आपको क्या करना है, आपको ln निकाल देना है। तो इनटू ln x बाय एक्स नॉट। अब आपको देखना है कि x कितना है। हमें फाइनल जो कंसेंट्रेशन दिया गया है बायोमास का, जहाँ तक पहुँचना है, वो है 8 ग्राम पर लीटर है। और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर लीटर है। तो ln 8/1 हो जाएगा। तो आपको जो कैलकुलेटर दिया ही जाएगा वहाँ पे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। तो ln की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगी 2.07। तो इसको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 0.00417, और ये जो आपकी ln की वैल्यू है, इसको अगर ln 8 की वैल्यू 2.07 रखेंगे तो इसको कैलकुलेट करते समय आपको इधर आ जाएगा 442.4 के आसपास, इतना आ जाएगा। और आपने देखा भी कि ये हमारा मिनट्स में आया है, याद रखिएगा ये मिनट्स में आया है। तो ये जो वैल्यू आई है ये तो हमारी जो लॉग फेज़ है उसकी आई है ना, बट इसमें हमारा लैग फेज़ भी तो जुड़ेगा। ये जो लैग फेज़ है 30 मिनट्स ऊपर की वैल्यू दी हुई है, इसको भी तो जोड़िए। तो ये हमारा आ गया आपका, ये ये कौन से फेज़ में आया है, तो लॉग फेज़ का आया है। तो हमको इसमें प्लस लैग फेज़ का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। लैग फेज़, अगर आप इसमें लैग फेज़ की वैल्यू जोड़ देंगे, लैग फेज़ की वैल्यू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 442 प्लस 30, 442 प्लस 30 ये कितना आ जाएगा, अराउंड 472 मिनट्स के आसपास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए आंसर पे। क्या आंसर हो गया, 442 प्लस 30, 472 मिनट्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आप ये भी याद रखिए कि गेट में एक्चुअली कुछ रेंज रख दी जाती है आंसर्स की, कि इतने से इतने के बीच में आएगा तो आंसर सही माना जाएगा। तो अगर आप राउंड ऑफ करके भी लेके आ रहे हैं तो परेशान मत होइएगा कि आंसर अगर आपका ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है तो गलत मान लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या पूछा गया है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a chemostat on glucose is characterized by Monod's model with specific growth rate 0.45 per hour, Ks is equals to 0.5 gram per liter. Biomass from the substrate is generated as YXS is equals to 0.4 gram per gram. Chemostat volume is 0.9 liter and the media is fed at 1.1 liter per hour and contains 20 gram per liter of glucose. At steady state, the concentration of biomass in chemostat. यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि हमें स्टेडी स्टेट में पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास। अब ज़रा इसको देखिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बारे में देखें, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया, म्यू से डिनोट होता है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दिया हुआ है 0.45। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हो, नोन हो, उसमें आप पहले ही उन चीज़ों को लिखते चलिए। जैसे मैंने बताया आपको, उन चीज़ों को लिखते चलिए जो दी हुई है। जैसे कि ये 0.45 आवर दिया हुआ है, पर आवर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, के एस दिया हुआ है। के एस इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम पर लीटर। अब देखिए ये कहाँ से आया है, मोनोड्स इक्वेशन वाले जो पोर्शन था वहाँ से ये क्वेश्चन उठा है। ठीक है, तो मोनोड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है उसको, तो उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बायोमास का जो बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज़ जनरेटेड एज वाई एक्सेस, यानी कि ये दिया हुआ है वाई एक्स एस की वैल्यू दी हुई है। ये इसकी कितनी वैल्यू है, 0.4 ग्राम पर ग्राम। ठीक है, और फाइनली कीमोस्टैट की वॉल्यूम दी हुई है, पूरी वॉल्यूम दे रखी कितनी, 0.9 लीटर, 0.9 लीटर दी हुई है। और मीडिया का फ्लो रेट बताया गया है या फीडिंग रेट बताया गया है, एफ कितना बताया गया है, 1.1 लीटर पर आवर एंड कंटेन्स 20 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कंसेंट्रेशन बता दिया है ग्लूकोज का 20 ग्राम पर लीटर। एट स्टेडी स्टेट द कंसेंट्रेशन ऑफ बायोमास इन कीमोस्टैट इज। हमको बायोमास पूछा जा रहा है, बायोमास का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको ये हमको निकालना है। ठीक है जी, तो
अब आपको स्टेडी स्टेट के बारे में आइडिया होगा कि मोनोड्स इक्वेशन में स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। मोनोड्स इक्वेशन में स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ कि म्यू जो है वो लगभग लगभग बराबर होता है किसके? डाइल्यूशन रेट के। म्यू जो है वो लगभग लगभग डाइल्यूशन रेट के बराबर होता है। अगर आपने जब मोनोड्स इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अगर हम लोग इस चीज़ को पहले कंसिडर कर लें, या म्यू इज इक्वल्स टू डाइल्यूशन रेट की जो बात है, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टेडी स्टेट में क्या ये चीज़ सही आ रही है हमारी। तो म्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी दी हुई है? 0.45। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.45। और हमारा जो डाइल्यूशन है डी है, डाइल्यूशन आपको पता ही होगा कितने के बराबर होता है? डाइल्यूशन जो होता है वो बराबर होता है फ्लो रेट के बराबर, यानी कि फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमको फ्लो भी दिया हुआ है, फ्लो रेट भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो इन दोनों से पहले ज़रा चेक कर लेते हैं। 0.45 इज इक्वल्स टू फ्लो रेट क्या दिया हुआ है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्लो रेट यहाँ पे मेंशन्ड है कि 1.1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फ्लो रेट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लो रेट 1.1 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? अगर आपने देखा हो ध्यान से तो वॉल्यूम यहाँ पे कीमोस्टैट का वॉल्यूम 0.9 लीटर दिया हुआ है, तो 0.9 लीटर। अब ज़रा अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए 1.1 को अगर आप डिवाइड कर दें 0.9 से, डिवाइड कर दीजिए, तो कभी भी ये 0.45 तो नहीं आएगा, कभी भी ये 0.45 तो नहीं आएगा। और जो भी आ रहा है, जैसे कि अगर इसको कैलकुलेट करिए तो ये लगभग लगभग 1.2 के आसपास आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन जो रेट है, डाइल्यूशन रेट वो बहुत ज़्यादा है। डाइल्यूशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, किससे? म्यू से। आपकी जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस तरीके की कंडीशन होगी, या डाइल्यूशन रेट जब आपके स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, तो क्या हो रहा होगा? आप ज़रा खुद सोचिए। जब डाइल्यूशन रेट ज़्यादा होगा, आप उसके अंदर मीडिया फ्लो बहुत तेज़ी के साथ, उसकी ग्रोथ रेट से ज़्यादा आप मीडिया को फ्लो करवा रहे होंगे, ज़्यादा आप मीडिया को फ्लो करवा रहे होंगे, तो क्या होगा? वो जो सेल्स होंगे, वो वॉश आउट होने लगेंगे, वो वॉश आउट होने लगेंगे, जो सेल्स होंगे वो वॉश आउट होने लगेंगे। तो सेल्स के वॉश आउट होने पे उनकी ग्रोथ क्या होगी? उनका ग्रोथ जो है वो बायोमास जो होगा उसके कीमोस्टैट के अंदर वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। कीमोस्टैट के अंदर जो बायोमास होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बायोरिएक्टर ऑफ वर्किंग वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब। अब यहाँ भी देखिए वॉल्यूम दे दिया है, वर्किंग वॉल्यूम दे दिया है, कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50 मीटर क्यूब। ठीक है। प्रोड्यूसेस अ मेटाबोलाइट एक्स इन बैच कल्चर अंडर गिवन ऑपरेटिंग कंडीशंस फ्रॉम अ सबस्ट्रेट एस। द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे x at the end of each run was 1.1 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर रन के एंड में, फाइनल कंसेंट्रेशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? फाइनल कंसेंट्रेशन एट एंड ऑफ ईच रन इज इक्वल्स टू कितना है जी? 1.1 kg पर मीटर क्यूब है, 1.1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। और बायोरिएक्टर वाज ऑपरेटेड टू कंप्लीट 70 रन्स। टोटल रन्स कितने हैं? टोटल रन्स कितने हैं? वो 70 है। और ये 70 रन्स जो हैं ये एक साल के लिए होते हैं। ठीक है। तो विद द एनुअल आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन केजी पर ईयर, यानी कि हमको ये बताना है कि क्या एनुअल आउटपुट, यहाँ पे व्हाट विल द एनुअल आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन केजी पर ईयर। ठीक है। तो टोटल रन्स हमें दिए रखे हैं 70। अब ज़रा सोचिए कि हमें वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब दिया हुआ है, 50 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और एक रन के एंड में जो वॉल्यूम मिल रहा है वो 1.1 केजी पर मीटर क्यूब मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं कि जो हमारा बायोमास
इन केजीज कितना निकल रहा है फाइनल। एक जब एक रन हो जा रहा है तो हमें पूरे बायोरिएक्टर के अंदर कितना बायोमास मिल जा रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का सीधा तरीका है कि आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, जो कंसंट्रेशन आ रहा है पर मीटर क्यूब, तो इनटू कंसंट्रेशन पर मीटर क्यूब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर क्यूब इंटू इंटू 1.1 के जी अपॉन मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब क्यूब ख़त्म हो जाएगा, और 50 इंटू जब आप 1.1 करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी कितनी 55 केजी। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 55 केजी। तो ये तो हमारा एक रन के बाद कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है वो आ जा रहा है। एक रन के बाद कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो आ जा रहा है। तो अब टोटल बायोमास निकाल लीजिए। टोटल बायोमास कैसे निकालेंगे जी? टोटल बायोमास निकालने के लिए, क्योंकि 70 रन्स हो रहे हैं, 70 रन्स हो रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है 70 इंटू 55। ये 55 क्या था, एक रन के एंड में कितना बायोमास आ रहा था, तो 70 इंटू 55 जैसे ही आप कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी 3850। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए, तो 3850 आप टिक कर दीजिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थर्ड को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थर्मल डेथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ लिक्विड मीडियम फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। द इनिशियल कंसंट्रेशन इन द फर्मेंटेशन मीडियम इज 10 टू द पावर 8 सेल्स पर एम एल। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में हमको दिया हुआ है, ये कितना है 10 टू द पावर 8 सेल्स। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम एन नॉट भी लिख देते हैं। एन नॉट कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 सेल्स, एंड द फाइनल एक्सेप्टेबल कंटेमिनेशन लेवल इज 10 टू द पावर -3 सेल्स। यानी कि जो फाइनल हमको जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 10 टू द पावर -3 सेल्स का है। तो आपको देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टेरिलाइजेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमको बाय द वे ऑफ हीट की मदद से स्टेरिलाइजेशन करना है। तो जो शुरुआत में जो इनिशियल कंसंट्रेशन था सेल का वो 10 टू द पावर 8 था, और जो मशीन चलाने के बाद मतलब या जाने की जब थर्मल स्टेरिलाइजेशन आपने कर लिया, तो हमें कितना हम चाहते हैं कि वो नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, वो 10 टू द पावर -3 सेल्स चाहते हैं। ठीक है जी। For how long should 1 meter cube medium be treated at temperature 120 degrees? Thermal deactivation rate constant यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी नोट कर लीजिए। थर्मल डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट, थर्मल डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 0.23 पर मिनट। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है जो कि हमको ये निकालना है कि ट्रीटेड एट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू अचीव एक्सेप्टेबल लोड। टाइम पूछा गया है फॉर हाउ लॉन्ग, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि टाइम पूछा गया है फॉर हाउ लॉन्ग शुड 1 मीटर क्यूब मीडियम बी ट्रीटेड। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये आपको मैंने बता दिया कि जो थर्मल स्टेरिलाइजेशन करना था वहाँ से है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जी यहाँ पे, ये फॉर्मूला है, आपने देखा भी होगा इसको, एल एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल्स टू -KT। ये वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं जा करके। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं यहाँ पे एन नॉट अगेन मैं बता चुका हूँ आपको कि ओरिजिनल सेल्स 10 टू द पावर 8 है। तो अगर इसको यहाँ पे करना शुरू करें, एल एन 10 टू द पावर 8 अपॉन एन टी कितना है, कितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सेल्स को 10 टू द पावर -3, और इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे कम हो रहे हैं। के क्या है, के यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है यानी कि 0.23, ये के है। थर्मल डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट जो है वो 0.23 है। तो यहाँ पे के की वैल्यू डाल दीजिए 0.23, और टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो ये टी हो गया इन टू टी। ठीक है जी।
तो अब अगर आपने इसको देखा होगा तो ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। तो ln 10⁻11 इज इक्वल्स टू 0.23 t। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 11 ln 10 इज इक्वल्स टू 0.23 t। और ln 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है डायरेक्टली। तो 11 इंटू 2.3 ये हो गया, और इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.23 इधर लेते आइए, 0.23। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये इज इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा, और टाइम आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 मिनट्स। तो ये 110 मिनट्स हो गया, आंसर सी हो गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये थर्मल स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया। मोनोड्स इक्वेशन से भी हमने क्वेश्चन देख लिए, डाइल्यूशन रेट का भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इफेक्ट बैच कल्चर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड विद द फ्लो रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब। अभी ये क्वेश्चन पाथफाइंडर से है। with the flow rate of 2 meter cube per day. Volume of the culture is 6 meter cube. Culture at the end of second day is। अब ये बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या है, हमें फ्लो रेट दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल, हम इसको कंसंट्रेशन ना कहें, वॉल्यूम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जो इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि फ्लो रेट जो है वो 2 मीटर क्यूब पर डे है। 2 मीटर क्यूब पर डे है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि कल्चर एट द एंड, दूसरे दिन के एंड में जो हमें कल्चर होगा उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ज़रा देखिए, तो पहले जब शुरुआत में ही हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है। अब दूसरे दिन कितना होगा, दूसरे दिन 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये पर डे हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि 2 दिन तक चल रहा है ना, तो फर्स्ट डे 2 मीटर क्यूब हो गया, ये फर्स्ट डे हो गया। फर्स्ट डे इंक्रीज करेगा, फिर नेक्स्ट डे 2 मीटर क्यूब फिर से इंक्रीज करेगा। ये कौन सा है, ये सेकेंड डे है, सेकेंड डे है। और ये हमारे पास क्या था, ये इनिशियल था। तो इसको अगर आप ऐड कर दीजिए तो 6 2 8 2 10, 10 मीटर क्यूब आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कीमोस्टैट evaluate dilution rate at the cell washout condition by applying Monod's model with the given set of data mu max is equals to 1 per hour, y xs is equals to 0.5 gram per gram, ks is equals to 0.2 gram और s नॉट is equals to 10 ग्राम। तो इसको लिख लेते हैं पहले। म्यू मैक्स की वैल्यू दी हुई है, म्यू मैक्स इज इक्वल्स टू 1 पर आवर। ठीक है, y एक्स एस इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम पर ग्राम। ठीक है, के एस इज इक्वल्स टू 0.2 ग्राम पर लीटर, और एस नॉट की वैल्यू दी हुई है 10 ग्राम पर लीटर। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि मोनोड्स इक्वेशन, मोनोड्स मॉडल के हिसाब से आपको सेल वॉशआउट कंडीशन पे, सेल वॉशआउट कंडीशन पे आपको डाइल्यूशन रेट निकालना है। अब आपको पता होगा कि जो डाइल्यूशन, क्रिटिकल डाइल्यूशन जो होता है वो डी सी इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स के बराबर होता है। यानी कि वो डाइल्यूशन, अगर इस डाइल्यूशन के ऊपर हम लोग चले गए, इस डाइल्यूशन के ऊपर अगर हम लोग चले गए तो क्या होगा, आपकी सेल्स जो है वो वॉश आउट होने लगेंगी। ठीक है, क्यों क्यों वॉश आउट होने लगेंगी, क्योंकि इस डाइल्यूशन पे म्यू मैक्स यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट दे रहा है सेल, मैक्सिमम सबस्ट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो सेल जो है वो फ्लश आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जब आपको ये चीज़ मालूम है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है, तो क्या होगा कि डायरेक्टली आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं म्यू मैक्स की वैल्यू 1 पर आवर दी हुई है, 1 पर आवर दी हुई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन रेट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन रेट कितना हो जाएगा, 1 पर आवर, यानी कि 1 हो जाएगा।
1.00 आपका डाइल्यूशन रेट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। हाँ, मैंने क्रिटिकल, अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैंने क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट के ऊपर एक अलग वीडियो नहीं बनाया हुआ है। हालांकि मोनोड्स मॉडल के ऊपर को पढ़ा रखा है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, और ये ज़रूर याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा कि डाइल्यूशन रेट और म्यू मैक्स में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये अगेन क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, द डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, डिग्री ऑफ रिडक्शन पूछा गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा था कि डिग्री ऑफ रिडक्शन जो है उसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन एसिटिक एसिड का, आपको पहले तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4O2, ठीक है जी। तो ये एक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको ये पता है एसिटिक एसिड क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इसको अगर हम लोगों को पता करना हो, डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या होता है? डिग्री ऑफ रिडक्शन मतलब टोटल डिग्री ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन कार्बन नंबर्स, यानी कि कार्बन के कितने एटम्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालोगे आप? इसको निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका क्या है कि आप जो भी कार्बन हो गया, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 × 4 कर लीजिए, ठीक है जी। और हाइड्रोजन पे कितना हो गया? +4 हो गया। और ऑक्सीजन पे -2 रहता है, आपको पता ही होगा -2 रहता है। तो आप कैसे करेंगे? +-2 × 2, ठीक है जी। तो 4 × 2 8 हो गया, +4 हो गया, और ये -4 हो गया। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो = 8 हो गया। तो हमारा डिग्री ऑफ रिडक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए 8। अब इसमें हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है जी? यहाँ पे 2 है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करिएगा? 8/2 = 4 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन यहाँ पे 4 आ गया। तो ये कितना आ गया? ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, तो डिग्री ऑफ रिडक्शन हम लोगों ने एसिटिक एसिड का भी निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यीस्ट बायोमास, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन गेट में आया हुआ है। यीस्ट बायोमास C6H10O3N, ठीक है। यीस्ट का बायोमास, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। C6H10O3N grown on glucose is described by the stoichiometric equation given below। अब देखिए यहाँ stoichiometry का भी आप यूज़ देख सकते हैं। तो ये stoichiometric equation क्या है, ज़रा देख सकते हैं इसको। C6H12O6 प्लस 0.48 NH3 प्लस 3O2 gives of 0.48 C6H10O3N, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बेसिकली केवल यहाँ तक की मतलब है, क्योंकि ये हमारा बायोमास है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बता दिया था कि ये बायोमास है, और यहाँ पे ये इतना ग्लूकोज लग रहा है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ये पूछ क्या रहा है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमसे पूछ क्या रहा है? amount of glucose needed for the production of 50 gram per liter of yeast biomass in batch reactor with a working volume of इतना लीटर्स, या वर्किंग वॉल्यूम हमें दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना होगा कि
कितना ग्लूकोज हमें चाहिए होगा इतना अमाउंट बनाने के लिए। जो ये अमाउंट हमें दिया गया है उतना उतना बनाने में कितना ग्लूकोज लग रहा है। फिर फाइनली हम ये देखेंगे कि 50 ग्राम पर लीटर बनाने में कितना लग रहा है, और उसके बाद फाइनली हमें निकालना होगा कि अगर रिएक्शन वॉल्यूम या वर्किंग वॉल्यूम इतना है तो हमें कितना ग्लूकोज चाहिए होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग ग्लूकोज का निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। C6H12O6 है, C6H12O6 है, तो इसको आप कैलकुलेट करिए, आ जाएगा कितना 180। कैसे करेंगे भाई, 6 ये कार्बन की जगह पे आप 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा यीस्ट का बायोमास दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है। तो यीस्ट के जो बायोमास है उसका मॉलिक्यूलर वेट, यीस्ट बायोमास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यीस्ट बायोमास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यीस्ट बायोमास। चलिए देखें ज़रा, इसका क्या है, ये C6H10O3N है इसका फॉर्मूला। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 10 प्लस 16 इंटू 3 प्लस क्या हो गया 14। अगर आप इसको कैलकुलेट करने चलें तो ये हो जाएगा 144। ठीक है जी, तो ये हो गया 144। अब ज़रा सोचिए कि हमें इतना जो ये 144 मॉलिक्यूलर वेट था और इसके आगे जो ये मोल्स नंबर ऑफ दिए हुए हैं ये 0.48 है। तो अगर हम लोग इस तरीके से करें 0.48 इंटू 144, ये क्या हो गया, ये हमें ये इतना अमाउंट मिल रहा है, या इतना ये यीस्ट बायोमास का अमाउंट हमें मिल रहा है कितने से, जब हम यूज़ कर रहे हैं 180 अमाउंट ग्लूकोज का। ठीक है जी, जब हम 180 ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं तो हमें इतना मिल रहा है, ग्राम के समझ में समझ लीजिए आप, 180 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हैं तो इतना बायोमास मिल रहा है। तो यूनिटरी मेथड से आप सीधे सीधे कर सकते हैं, 180 अपॉन 144 इंटू 0.48। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि यहाँ पे हमें इतना ग्राम पर लीटर निकालना है, यानी कि 50 अगर हमको प्रोडक्शन करना है इतना 50 ग्राम पर लीटर बायोमास का, यीस्ट बायोमास का, तो कितना ग्लूकोज लगेगा। तो क्या करेंगे, आप सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 50 से। और क्योंकि पूरे रिएक्शन का या पूरे वॉल्यूम जो बायोरिएक्टर का वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें फाइनल आंसर पता चल जाएगा। तो ये हमें फाइनल आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग लगभग इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 1302083 ग्राम। इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 13,000 किलोग्राम। तो ये लगभग लगभग मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होगा कि कितने मोल से कितना मोल बन रहा है, ग्लूकोज का कितना मोल लग रहा है, कितना मोल इस बायोमास का बन रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा या फाइनल जो अमाउंट ग्लूकोज का होगा वो कितना लगेगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इन अ कीमोस्टैट द फीड फ्लो रेट एंड कल्चर वॉल्यूम आर 100 ml पर आवर। एक मिनट में इसका कलर बदल दूँ। चलिए, तो 100 ml पर आवर है एंड 1.0 लीटर। ठीक है, with glucose as a substrate the rates of mu max and ks are 0.2 per hour and 1 gram per liter respectively. For a glucose concentration 10 gram per liter in the feed, the effluent substrate concentration in gram per liter is। तो अब यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, इसको देख लीजिए, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फीड फ्लो रेट दिया हुआ है, फीड फ्लो रेट, तो फ्लो रेट देख लेते हैं। फ्लो रेट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 100 ml पर आवर।
100 ml/h दिया हुआ है। अब देखें कल्चर वॉल्यूम भी यहाँ पे दिया हुआ है। कल्चर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये कल्चर वॉल्यूम है, ये 1 लीटर दिया हुआ है। देखते हैं, कल्चर वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। सो विद ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट द वैल्यूज ऑफ म्यू मैक्स की वैल्यू दी हुई है, म्यू मैक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.2/h, और इसके साथ ही साथ वैल्यू दी हुई है के एस की, के एस की वैल्यू दी हुई है 1 ग्राम/लीटर। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, फॉर अ ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ 10 ग्राम/लीटर, जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो भी दिया हुआ है। इन द फीड द एफ्लुएंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज, एफ्लुएंट सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अब आपको पता है, अगेन यहाँ पे डाइल्यूशन रेट के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी यानी कि डाइल्यूशन निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल्स टू, पहले भी मैंने यूज़ किया था, एफ बाई वी कर दीजिए। तो ये एफ यहाँ पे कितना है, फ्लो रेट 100 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो क्योंकि ऊपर ml में है तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 1000। ठीक है जी, तो ये इसको अगर डिवाइड कर लीजिए तो डाइल्यूशन हमारा आ गया कितना, डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.1, 0.1 ये डाइल्यूशन आ गया। अब आपको पता होगा मोनोड्स इक्वेशन में, मोनोड्स इक्वेशन में म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स इनटू, म्यू मैक्स इनटू के एस होता है, म्यू मैक्स इनटू के एस अपॉन म्यू मैक्स के एस प्लस एस, ये हो गया म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस, ये एस होता है म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। तो ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन इसके साथ साथ मैंने डाइल्यूशन जब समझाया था आपको और इसका वेरिएशन बताया था डाइल्यूशन रेट में जब कंटिन्यूअस कल्चर हो रहा है, तो आपको मैंने इसका पूरा समझाया था, आप जाके देख भी सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से इससे डिराइव्ड जो फॉर्मूला लगेगा वो s इज इक्वल्स टू, आप चाहे तो इस फॉर्मूले से यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं, s इज इक्वल्स टू के एस इन टू डी, डी क्या हो गया यहाँ पे, डाइल्यूशन रेट, यहाँ पे म्यू की जगह आपने डी रख दिया है, अपॉन म्यू मैक्स माइनस डी। तो ये मैंने समझा भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर इस पे यहाँ पे बस आप इस फॉर्मूले के ऊपर अपनी वैल्यूज़ रख दीजिए। के एस की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो 1 इनटू अभी अभी आपने निकाला हुआ है क्या, डाइल्यूशन रेट, तो डाइल्यूशन कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय म्यू एम की वैल्यू भी आपके दी हुई है 0.2, 0.2 माइनस डी कितना हुआ है अगेन 0.1, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1 आ गया आंसर, 1 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मेमेलियन सेल्स इन एक्टिव ग्रोथ फेज वर सीडेड एट अ डेंसिटी ऑफ 1 × 10⁵ सेल्स पर ml। तो सीडिंग की गई थी, यानी कि जो ओरिजिनल सेल का कंसंट्रेशन है NO इज इक्वल्स टू 1 × 10⁵। ठीक है, अब 72 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल्स टू 72 आवर्स, और जो फाइनल कंसंट्रेशन दिया गया है वो NT है, कितना दिया हुआ है 1 × 10⁶ सेल्स पर ml, ये भी वैसे ही है। ठीक है, तो द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यहाँ पे हमको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि कितने देर में पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी, डबलिंग टाइम पूछा जा रहा है, डबलिंग टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो हमको ये पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इन आवर्स बताना है। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग इसके पहले भी हम लोगों ने एक आधा क्वेश्चन इस तरीके का देखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। तो आपको पता भी होगा एन टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल सा, एन टी इज इक्वल्स टू एन ओ इंटू 2⁻n। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम लोग यूज़ करें तो लॉग एन टी इज इक्वल्स टू लॉग एन ओ इंटू 2⁻n। तो लॉग एन टी इज इक्वल्स टू
log NO प्लस n log 2, और यहाँ पे इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए। log NT डिवाइडेड बाय NO इज इक्वल्स टू n log 2। ये log का फंक्शन होता है कि अगर माइनस में आप ले जाएंगे तो NT बाय NO हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n log 2। अब आपको NT की वैल्यू पता ही है, NT की वैल्यू क्या हो गई, 1 इंटू 10⁻⁶। क्यों? क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन है ना, तो आपको जानते हैं ना आप, तो 1 इंटू 10⁻⁶ L log डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू n log 2 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये log 10 इज इक्वल्स टू n इंटू log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ लॉगरिथम की वैल्यूज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो n इंटू 0.30 हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, और ये इज इक्वल्स टू n इंटू 0.30। तो आप n यहाँ पे निकाल लीजिए, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30 आ जाएगी, 1/0.30 आ जाएगी, सॉरी 0.30। अब क्योंकि आपको पता है कि टोटल टाइम दिया हुआ है 72 आवर्स, तो आपको अगर नंबर ऑफ़ जनरेशन्स, ये हमारा आ गया n जो आ गया नंबर ऑफ़ जनरेशन्स, तो अगर टाइम से आप नंबर ऑफ़ जनरेशन्स को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा, डबलिंग टाइम आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा, डबलिंग टाइम आ जाएगा। तो ये 72 को आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगी, जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 21.6 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो t 72 डिवाइडेड बाय 1/0.30, इसको इस तरीके से हो जाएगा। तो 72 इंटू 0.30 इज इक्वल्स टू 21.6 आवर्स के करीब करीब ये वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपका जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, ये सॉल्व हो गया होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो गेट में कहीं ना कहीं पूछे गए थे। अगर आपको ये मेरा वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग मॉक टेस्ट होते रहते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के, आप उन टेस्ट को देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। या अगर आपको हमारे साथ कोचिंग क्लासेस में जुड़ना है तो उसके लिए भी आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी उस पर दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।